Good morning students. In the last class we discussed about various type of modes of transaction जिसमें हमने ई बिज़नेस के बारे में आपको बताया था। ई बिज़नेस का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस का मतलब है जब हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी व्यवसाय करते हैं उसको हम बोलते हैं ई बिज़नेस या ई ट्रांजैक्शन। लेकिन जो ये ई बिज़नेस हम जब करते हैं इसके साथ कुछ जुड़ी हुई समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। आज हम उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्क ऑफ ई बिज़नेस, ठीक है, या ई व्यवसाय से जुड़े हुए जोखिमों के बारे में हमें स्पष्ट कीजिए। जो है ई बिज़नेस से जुड़े हुए जोखिमों के बारे में स्पष्ट कीजिए। जो है इसमें सबसे पहले आपका आता है बेटा ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क का मतलब क्या है? जब आप ऑर्डर लेते हो या देते हो, ऑर्डर यानी सेलर जो लेने वाला है वो कहता है कि आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, या कस्टमर कहता है कि मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो दोनों ही केसेस में जो ऑर्डर लेने वाला और देने वाला जब कोई जो है गलती करता है तो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। फिर है दूसरा है आपका बेटा डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी। डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी का मतलब है जो गुड्स आपकी या सर्विस आपको जो मिलनी थी ई बिज़नेस से वो गलत एड्रेस पे चली जाती हैं, या गुड्स डिलीवर ही नहीं होती, या गलत गुड्स जो है आपने ऑर्डर कोई और प्लेस किया था, मिल आपको कुछ और जाता है। ये आपका दूसरा रिस्क है। फिर तीसरा रिस्क है डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। तो जो है ये ट्रांजैक्शन रिस्क से ही जुड़े हैं, यानी जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं इंटरनेट पर तो ये सारे रिस्क उसी में आते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट का मतलब क्या है? सेलर कहता है मुझे पैसे नहीं मिले और कस्टमर कहता है मैंने पैसे दे दिए। तो इस तरह के रिस्क को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। फिर दूसरा है आपका डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। अब डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क में सबसे पहले आपने सुना ही है वायरस आ गया भाई। तो कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो जितना भी आपकी, अब ये वायरस आता कैसे है ये ध्यान रखिए। वायरस में एंटर इनटू कंप्यूटर सिस्टम थ्रू ईमेल, डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और वेबसाइट। जितनी भी हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं उनसे ये वायरस कई बार अचानक आ जाता है, जिससे कि हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में जो स्टोर है वो जो है क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है। तो डिस्ट्रॉय होने से बहुत सारा हमारा को नुकसान हो जाता है। कितनी तरह का वायरस होता है इसके बारे में हमें नहीं करना, जो है ना, इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना बेटा, जो है इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है हैकिंग। हैकिंग का मतलब क्या है कि कोई एक अनऑथराइज पर्सन जिसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होती है वो अनऑथराइज एंट्री का मतलब है वो आपके डेटा को चुरा लेता है। हैकर जो होते हैं वो आपके मैसेज को इंटरनेट से ले लेते हैं, इंटरसेप्ट कर लेते हैं यानी चुरा लेते हैं, और उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो हैकर्स आर दोज पर्सन, वो व्यक्ति होते हैं जो हमारी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन से अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जो है इसमें सभी का नुकसान होता है। हैकिंग से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी या डेटा भी चला जाता है। अब है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब बेटा ये है कि जब हम जो है कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हैं इंटरनेट पर, तो जैसे मान लीजिए हमने अमेजोन पे कोई इन्फॉर्मेशन पास की, अब अमेजोन ने जो है वो इन्फॉर्मेशन बाकी ऑनलाइन वेंडर्स जैसे है फ्लिपकार्ट है जो है या स्नैपडील है उनको शेयर कर ली, तो वो अननेसेसरी आपको प्रमोशनल मैसेज आपकी ईमेल पर भेजते रहते हैं। ये आपने बहुत देखा होगा, आप ईमेल देखते हो कि अननेसेसरी मैसेज पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो ऑनलाइन वेंडर हिमसेल्फ मे नॉट प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल। जो ऑनलाइन वेंडर है ये उसकी कमी होती है कि वो जो आपने इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने दी है वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, जो है। तो ये गलती उसके पार्ट पर होती है जो आपका जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है। कई बार जो है आपने देखा होगा कि हैकर जो है कस्टमर बन के जो है वो आपकी जो है क्रेडिट कार्ड की जो है आपका पुराना जो आपका कोई क्रेडिट कार्ड खो जाता है, स्टोलन का मतलब खो जाता है, उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और फिर आपने देखा है कि कई बार जो है
धोखेधड़ी की जो है धोखेधड़ी करने वाली कंपनियां फेक वेबसाइट बना लेती है। ये बहुत कॉमन है कि वो वेबसाइट वो कंपनियां ही नहीं होती, वो फेक वेबसाइट बना लेती है। जैसे वोडाफोन का जैसे स्पेलिंग गलत है ये हैं, उसके स्पेलिंग को थोड़ा सा सिमिलर करके उन्होंने एक फेक वेबसाइट बना ली और कस्टमर से पैसा खींच लिया, और कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया है, वो सोच रहे कि ये वोडाफोन कंपनी है। तो कई बार फेक वेबसाइट बनाकर भी जो है कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जो है जाता है। इसके अलावा बेटा आपके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम कैसे अपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को या ई ट्रांजैक्शन को सेफ रख सकते हैं। व्हाट आर द मेथड, या किस तरीके से हम अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सिक्योर या सेफ रख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। व्हाट आर द मेथड टू सेफगार्ड आवर ई ट्रांजैक्शन, या ई जो है आपकी जो गतिविधियां हैं उनको सुरक्षित रखने के क्या उपाय हैं। सबसे पहले जो आपसे जो डेटा लेते हैं यानी ऑनलाइन वेंडर हैं, वो क्या करते हैं, ऑनलाइन वेंडर जो है कुकीज़ से आपकी जो है वेंडर जो है वेरीफाई करते हैं डिटेल्स कि जो डिटेल कस्टमर ने दी है वो सही है, यानी उनका नाम, एड्रेस, उनका प्रीवियस परचेज रिकॉर्ड, ये सब जो है वेरीफाई करते हैं वेंडर कुकीज़ से जो है। फिर आपका सेकंड पॉइंट है कंफर्मिंग द ऑर्डर। डिलीवरी करने से पहले वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल, आपका क्रेडिट कार्ड किसने इशू किया और क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी ऑनलाइन जो है वो चेक करते हैं। उसके बाद जो है डिलीवरी करते हैं ताकि आपकी पेमेंट जो है वो ना हो, ख़राब ना हो जाए। अगर आपने डिलीवरी करने से पहले ही गुड्स को डिलीवर कर दिया लेकिन आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट फेल हो गई तो नुकसान किसको होता है, वेंडर को। तो ये वेंडर जो है गुड्स को बेचने से पहले या भेजने से पहले या डिस्पैच करने से पहले ऐसा वो क्रेडिट लिमिट्स को चेक करता है। फिर है एंटीवायरस प्रोग्राम। बहुत सारे मार्केट में एंटीवायरस प्रोग्राम अवेलेबल हैं, जैसे नॉर्टन है, एवीजी है, जिससे आपकी फाइल्स और वेबसाइट या डेस्क पे जो भी वायरस अगर घुस जाता है उससे आपको वायरस अटैक से आपको बचाता है। तो ये एंटीवायरस जो है प्रोग्राम्स जो है इंस्टॉल कर लेते हैं वेंडर ताकि उनका इम्पोर्टेंट डेटा ना उड़ जाए। फिर है क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी या एनक्रिप्शन जो टेक्निक है, इसका मतलब क्या है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन दी है वो एक ऐसे फॉर्मेट में या ऐसे जो है फॉर्मेट में चली जाती है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन बदल जाती है। यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने कंप्यूटर पे दी है वो ऐसे फॉर्मेट या अनरीडेबल फॉर्मेट में पहुंच जाती है जिसको वो ही जो है देख सकते हैं जिनके पास उसका की एक्सेस होता है। यानी एक सेफ पासवर्ड डाल देते हैं और आपकी द्वारा जो आपने वेंडर को जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है कस्टमर ने, वो इन्फॉर्मेशन जो है एक पर्टिकुलर एरिया में स्टोर हो जाती है, उसको बोलते हैं अनरीडेबल फॉर्मेट, और ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन अनरीडेबल फॉर्मेट में बदल जाती है जिसको सिर्फ वेंडर ही देख सकता है। इसका मतलब बेटा ये है। फिर आपने गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है क्राइम सेल्स जो हैं अपॉइंट किए हैं ताकि हैकिंग और जो है ना हो, और किसी ने अगर हैकिंग की है, आपका अकाउंट हैक कर लिया है और जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी ले ली है तो उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सके। तो इन तरीके से हम जो है ई वेबसाइट जो ट्रांजैक्शन है उनको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है केपीओ का ज़्यादातर शॉर्ट नोट आता है, आपको इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसकी फुल फॉर्म है बेटा। क्वेश्चन आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन केपीओ मीन्स नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, बाहर से जब हम कोई सेवाएं लेते हैं किसी स्पेशलिस्ट की, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। और जब हमने सेवा किसके लिए है, नॉलेज की, यानी आपने बाहर किसी स्पेशलाइज्ड व्यक्ति से या कंपनी से कोई स्पेशल नॉलेज जो है एक्वायर की है जो है, क्योंकि वो उस नॉलेज के लोग आपके पास नहीं हैं, तो बाहर से तभी एक्वायर करते हैं जब वो
जो है कम कीमत पर अवेलेबल होती है। इसमें आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां, तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनके अपने डिपार्टमेंट होते हैं जो कि रिसर्च वर्क करते हैं। स्पेशल वो जो है साइंटिस्ट को अपॉइंट करते हैं, नॉलेजेबल पर्सन को अपॉइंट करते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है जो भी नेसेसरी है जो है लोगों को जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको मिल सके। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं वो आउटसोर्सिंग करती हैं जो है, यानी कि वो नॉलेज को जो है जो स्पेशलाइज नॉलेज है उसको बाहर से खरीदती हैं, उसको बोलते हैं बेटा हम आउटसोर्सिंग। केपीओ में जो है ये बेसिकली केपीओ जो है एक सर्विस है, इंडिपेंडेंट सर्विस है, जो कि आप जो है बाहर किसी कंपनी से ये नॉलेज एक्वायर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसके बदले में आप उनको पैसे देते हैं और बदले में वो आपको नॉलेज जो है या सूचनाएं प्रदान करते हैं। फिर आप अगर जो है आगे हम बढ़ते हैं तो इन नॉलेज प्रोसेसिंग में जो है कई बार हमने आप लोग देखा होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग का या एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसकी नॉलेज जो है वो हम बाहर से लोगों को हायर करते हैं, या हमें किसी काम जो है मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, ठीक है, या कोई लीगल एडवाइस लेनी है, तो कौन सी जो है उस केस में कौन सी एडवाइस सही रहेगी, उसके लिए हम लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते हैं। यानी अगर हमारा कोई लीगल केस हमें लड़ना है तो हम किसी लीगल फर्म को हायर करते हैं, उसको बोलते हैं लीगल प्रोसेस सोर्सिंग, ठीक है। ऐसी अगर हमें कोई इम्पोर्टेंट डेटा चाहिए तो उस डेटा के लिए भी जो है स्पेशलाइज्ड फर्म होती हैं, तो वो डेटा हम अपने एम्प्लॉय से ना कलेक्ट करवा कर बाहर की एजेंसियों से कलेक्ट करवाते हैं। तो केपीओ पे बहुत बार बेटा आपका शॉर्ट नोट आता है, इसको अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, ये एक और शॉर्ट नोट है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। व्हाट आर स्मार्ट कार्ड्स एंड एटीएम, कहाँ एटीएम यूज़ होते हैं और स्मार्ट कार्ड किसे कहते हैं, जो है हम इसके बारे में आपको जो है बताएंगे कि स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं। अब जो स्मार्ट कार्ड पर आते हैं जो है कि स्मार्ट कार्ड है क्या। स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड है जो है, आपने देखा होगा कई बार लेबोरेटरी, बड़ी बड़ी साइंटिस्ट लेबोरेटरी होती हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है जो है, उसमें जो है आपका सारा इंडिविजुअल डेटा जो है स्टोर होता है। तो स्मार्ट कार्ड इज़ अ चिप कार्ड जो है, जो कि एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें एक मेमोरी होती है या माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि स्टोर कर सकता है या आपकी डेटा को ट्रांसैक्ट कर सकता है। इसमें स्टोर एंड प्रोसेस जो है डेटा चिप की मदद से किया जाता है। आपने वीज़ा कार्ड देखा होगा जो बैंक इशू करते हैं, मास्टर कार्ड इशू करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जिम में भी कई बार एक की जो है कार्ड देते हैं, जो कि आप उस कार्ड को टच करोगे तो उस जो है जिम का जो है डोर खुलता है। तो ये सब स्मार्ट कार्ड हैं जिसमें जो है एक्सेस जो है आपके नाम पर जो है एक्सेस होता है, यानी सिर्फ आप ही उसे यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड से क्या है, एक तो आपका समय बचता है क्योंकि आप घर पे बैठे ही जो है कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर स्मार्ट कार्ड पे जो सिक्योरिटी होती है, आप ही उस कार्ड को यूज़ कर सकते हो, कोई और उस कार्ड को यूज़ नहीं कर सकता। इसमें सिक्योरिटी का मतलब पिन डालनी पड़ती है। जैसे आपने पैसा निकालना है, मास्टर कार्ड है, पहले आपसे जब भी आप उस कार्ड से विड्रॉल करेंगे तो पहले पिन मांगेगा वो, तो इसका मतलब सेफ्टी होती है जिसमें पिन के द्वारा उसको सेव किया जाता है। फिर एप्लीकेशन पे आए कि हमने ये आपने बार बार हम जो है मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो है बूथ लगे होते हैं जहाँ से आप स्मार्ट कार्ड को यूज़ करके विड्रॉल कर सकते हैं, एंट्री करवा सकते हैं, पासबुक को एंटर करवा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। तो सिम कार्ड और टेलीकम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, सिम का मतलब क्या है, सब्सक्राइबर, इसको आप जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है सिम की, जो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जिसको हम लिंक कर देते हैं ऑल फोन सिस्टम से अंडर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, जिसमें सिम जो है हर आपके हर फ़ोन के एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि सिम में स्टोर होता है।
जिसमें हर उस सब्सक्राइबर के नेटवर्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है। फिर अगर हम इसके आगे चलें जो है लॉयल्टी एंड स्टोर्ड वैल्यू, इसका मतलब क्या, जो स्मार्ट कार्ड हैं आपकी वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बार बार जब कार्ड यूज़ करते हैं तो आपके पॉइंट्स जो हैं बढ़ते जाते हैं। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो आपके क्रेडिट पॉइंट जो हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि बार बार आप वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो पॉइंट को आप रिडीम भी कर सकते हैं, यानी उसके आपको फ़ायदे भी होते हैं। रिडीम का मतलब है उनके बदले में आपको कोई चीज़ जो है फ्री मिल जाती है। फिर है आपका, आपने देखा हो कई बार मॉलों में भी, जैसे आपके बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका रिलायंस मॉल है, इसमें भी आपके वो कार्ड इशू करते हैं कस्टमर को कि आप जब भी परचेज़ करेंगे तो वो पॉइंट्स आपके ऐड होते जाते हैं। और जो है पॉइंट्स जो है जब आप बार बार पॉइंट्स आपके ऐड होते हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उन पॉइंट्स को आप रिडीम भी कर सकते हैं, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। फिर सिक्योरिंग डिजिटल कंटेंट एंड फिजिकल एसेट, इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्मार्ट कार्ड है सिर्फ जो है ऑथराइज यूज़र ही यूज़ कर सकता है। तो जो भी डेटा है आपका वो सिर्फ कस्टमर ही यूज़ कर सकता है। आपने देखा है, मैंने अभी आपको बताया कि स्मार्ट कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी में होता है यूज़, हेल्थ क्लब्स में होता है यूज़, आपकी जो है जहाँ पर बड़े बड़े इम्पोर्टेंट ड्रग्स बनते हैं जो है लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ यूज़ होता है, बैंकों में यूज़ होता है। तो ई कॉमर्स से भी हम स्मार्ट कार्ड में क्या है बहुत मदद मिलती है, जहाँ परचेजिंग हम कर सकते हैं, कार्ड डेबिट कार्ड है चाहे क्रेडिट कार्ड है, इससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं जो है। फिर बैंक भी जो है स्मार्ट कार्ड इशू करते हैं, इसमें वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड जो है, डिपेंडिंग ऑन द वर्थ ऑफ द कस्टमर जो है। ये जो स्मार्ट कार्ड है ये 24 घंटे में आप दिन में कभी भी, चाहे रात हो या दिन हो, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी होती है, पिन के द्वारा सुरक्षित होते हैं ये। जो कस्टमर जो है इस सिक्योर कार्ड को जो है, इसमें ट्रांजैक्शन बड़ी फास्ट होती है और 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र इंटरनेट के द्वारा। हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिव, इसमें क्या है कि अगर हेल्थ कार्ड हैं बेटा तो हेल्थ कार्ड में पेशेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है जो है। कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। इंश्योरेंस कि कितनी बार उसने विज़िट किया, कई बार बड़े बड़े जो हॉस्पिटल जैसे अपोलो हॉस्पिटल हैं वो भी हेल्थ कार्ड इशू करते हैं। अब लास्ट है आपका एक नोट आता है एटीएम। क्या होता है एटीएम, व्हाट इज़ एटीएम, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसको बोलते हैं। एटीएम इज़ ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है बेटा। जो है ये एटीएम है आपकी जो है, इट इज़ एन ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है। ये सेल्फ सर्विस टर्मिनल, यानी जो भी आपको काम करना है खुद करना है। आप वहाँ जाकर जो है विड्रॉ कर सकते हैं, कैश पैस जमा करा सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई बिल पे कर सकते हैं, बैंक की स्टेटमेंट ले सकते हैं उस एटीएम मशीन से जो है। अब कस्टमर जो है अपना प्लास्टिक कार्ड, चाहे प्लास्टिक कार्ड को डेबिट और क्रेडिट कार्ड कहते हैं, उसमें टर्मिनल होता है, यानी उस बॉक्स में डालता है और फिर वो उससे पिन पूछता है कि आपका पिन क्या है। वो पिन एंटर करता है सिक्योरिटी रीजन से, और उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकता है। ये फ़ायदे क्या हैं एटीएम मशीन के, 24 घंटे में कभी भी रात हो दिन हो, आधी रात को भी आप पैसा निकाल सकते हो या कोई भी काम कर सकते हो। इसमें प्राइवेसी रहती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में चोरी का रिस्क कम रहता है क्योंकि हमें कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं भी हम जो है एटीएम यूज़ करके कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। फिर अगर एटीएम मशीन है तो हमें छोटे छोटे काम के लिए भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो है। आई थिंक आपको ये चैप्टर कंप्लीट है, हो गया है और आपको ये समझ आ गया होगा जो है। इसके अलावा बेटा अब कुछ और पोर्शन है कि लिमिटेशन, कमियां बताइए। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस की कमियां क्या हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से अगर हम देखें। पहला तो ये है लो पर्सनल टच। अगर आप ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं, देखो घर बैठ के ज्वेलरी खरीदना
कपड़े खरीदना, जैसे अमेजोन पे खरीदते हो आप, फ्लिपकार्ट पे खरीदते हो, तो आपको मज़ा नहीं आता क्योंकि पर्सनल टच नहीं है। और अगर आप जो है, तो जब भी आप ई बिज़नेस करोगे या इंटरनेट से बिज़नेस करोगे, अमेजोन से खरीदोगे, फ्लिपकार्ट, तो पर्सनल टच नहीं होता क्योंकि आपने सिर्फ फ़ोटो देखी, उसके बेसिस पर, चाहे फर्नीचर है, चाहे गारमेंट है, चाहे ज्वेलरी है, उसे पसंद किया, लेकिन वो फील हम महसूस नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन तो चली जाती है जैसे ही आप जो है ई बिज़नेस यूज़ करते हो, लेकिन जो डिलीवरी है वो 1 सप्ताह बाद मिल रही है, 15 दिन बाद मिल रही है, जो है आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, या आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि आपके यहाँ से तो पैसा चला गया लेकिन डिलीवरी आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसके अलावा जो है ई बिज़नेस वही लोग कर सकते हैं, एक लेमैन जिसको कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है वो इसको नहीं कर सकता जो है। फिर हम कई बार जो है इंटरनेट के थ्रू जब हम काम करते हैं, जो है जब हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो हम पार्ट किससे हम डील कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारे हैकर्स भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ई बिज़नेस से जो है चुरा ले सकते हैं, जिससे हमारी बहुत सारे अकाउंट्स और फाइल्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती है। ज़्यादातर जो है लोग ई बिज़नेस को पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें जो है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, उन्हें लगता है कि इसमें ख़तरा ज़्यादा है। फिर है एथिकल फील आउट। इसका मतलब क्या है कि आपके जो हमेशा जो है आपके जो अकाउंट है उस पर एक नज़र रहती है, जो सीक्रेट्स हैं कोई भी सीक्रेट नहीं रहते क्योंकि आपके जो सारे सीक्रेट्स हैं उन तक पहुंच जाते हैं ईमेल के द्वारा। जब आपने ईमेल शेयर कर लिया तो आपके सारे सीक्रेट वहां तक पहुंच जाते हैं। अब है ई बिज़नेस आप कहाँ का यूज़ कर सकते हो, ये क्वेश्चन आ जाता है। यानी ई बिज़नेस पर जब छोट नोट आता है तो ये आ सकता है कि कहाँ हम ई बिज़नेस यूज़ कर सकते हैं। ई बिडिंग या ई ऑप्शन, आप रेलवे की टिकट है, आप सारी साइट चेक करते हो कि कहाँ पर रेलवे की टिकट सबसे सस्ती है, जो है एयर इंडिया पर है या बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे जो है ये आपका मेक माई ट्रिप है, उस पर चेक करते हो कि वहाँ पर उसकी टिकट की प्राइस क्या है। तो हम ई ऑक्शन के थ्रू या ई बिडिंग के द्वारा बेस्ट प्राइस को कोट कर सकते हैं, जो है ठीक है। अब है ई डिलीवरी, और हम कहाँ ई बिज़नेस यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो है मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, आपकी जो है आपकी जो मीटिंग है वो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ई प्रमोशन में या ई कम्युनिकेशन में मीटिंग और कॉन्फ्रेंस को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं, जो है। इसके अलावा ई डिलीवरी, ई डिलीवरी का मतलब क्या है, आपने देखा होगा आजकल जो फ़ोटोग्राफ्स आती हैं आपकी जो है मैरिज की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं या बर्थडे की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसका आपको एक लिंक मिल जाता है जिसमें आप कंप्यूटर के द्वारा जो है सारी डिलीवरी जो है फ़ोटोग्राफ्स की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हो जाती है। आप बुक्स को भी इलेक्ट्रॉनिकली जो है उसका एक्सेस पा सकते हैं, ऐसे ही मैगजीन्स का भी पा सकते हैं, जिसमें ऐसे ही ई ट्रेडिंग। ई ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जब हम शेयर्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं इलेक्ट्रॉनिकली यानी कंप्यूटर के माध्यम से, उसको बोलते हैं ई ट्रेडिंग, ठीक है। अब हमने आउटसोर्सिंग तो कर लिया कि आउटसोर्सिंग का मतलब बाहर से कोई वस्तु प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी में या तो उसकी सुविधाएं नहीं हैं या बाहर हमें जो है कोस्ट इफ़ेक्टिव वो टेक्निक मिल रही है या और अच्छी मिल रही है, ये सब संभावना है, तभी हम आउटसोर्सिंग करते हैं। तो हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट, जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट है, आप अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट खोले और हर कंपनी अपना प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट खुद करे। तो कई बार वो जो है अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी बाहर की फर्म को दे देते हैं। ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा आउटसोर्सिंग का एग्जांपल बताया। अब कमियां देखिए आउटसोर्सिंग की। जब भी हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो हमें जो है उस फर्म को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, वाइटल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो कंपटीटर्स के पास हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, क्योंकि आउटसोर्सर के पास चली गई तो वो शेयर भी कर सकता है किसी और के साथ।
फिर स्वेट शॉपिंग का मतलब क्या है? स्वेट शॉपिंग का मतलब है कि क्या करती हैं कंपनियां, सस्ता लेबर जहां होता है वहां से जो है उन प्रोडक्ट को बनाती हैं और वहाँ बेचती हैं जहाँ पर वो चीज़ महंगी बिक सके, उसको बोलते हैं स्वेट शॉपिंग। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में जो है लेबर सस्ती है तो वहाँ से गुड्स को मैन्युफैक्चर किया और बेचा वहाँ जहाँ पर उसकी कीमत ज़्यादा है, जैसे इंग्लैंड में बेचा या अमेरिका में बेचा। फिर इथिकल कंसर्न। इथिकल कंसर्न का मतलब है चाइल्ड लेबर, फैक्ट्रियों में छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं या जो है आदमी और औरत को जो है सेम वेतन नहीं देते, तो इस तरह से जो है ये इथिकल कंसर्न जिसमें वो भेदभाव करते हैं औरत और आदमी में जो है, जो कि अनइथिकल है, यानी अनैतिक जो है उसको बोलते हैं हिंदी में। फिर है आपका कई बार क्या होता है कि जो आईटी बेस्ड जो है सर्विसेज अगर हम बाहर से लेते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री में तो वो चीज़ डेवलप ही नहीं होगी, तो हमारी कंट्री जो है वो रिसेटलमेंट या उसमें जो है पिछड़ जाती है आईटी सर्विसेज में। अगर हम आउटसोर्सिंग बाहर से ही करते रहेंगे तो हम कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे, इसका मतलब बेटा ये होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारी कंट्री से ही हमें मिल सके। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर होगा। अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं स्मार्ट कार्ड और एटीएम पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। ई व्यवसाय की क्या कमियां हैं या लिमिटेशंस क्या हैं और कहाँ पर ई व्यवसाय जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। केपीओ पर एक नोट लिखिए। नेक्स्ट है ई व्यवसाय से संबंधित जो जोखिम है उनके बारे में बताइए। व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व रिलेटिंग टू ई बिजनेस। फिर कैसे हम जो है इन रिस्क जो है इन जोखिमों को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको करना है। थैंक यू सो मच। वरना वो 7 साल के 2 रूम बनवा देते हैं।